हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी पुनः आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों साधारण ब्याज कंप्लीटली कर चुके थे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कई विद्यार्थी ने मेरे को ये बोला कि सर प्लीज़ हमें कुछ इस चैप्टर की बेसिक्स बता दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक्स चीज़ हमको सीखना चाहते हैं। जैसे गांव में जो ब्याज लगता है, डेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं और इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इनको करने का क्या क्या तरीका रहता है। तो दोस्तों, अगर हम लोगों ने कम से कम 10 वीडियो इस चैप्टर के सीखे हैं कि एग्जामिनर इन क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, अगर हम ये चीज़ सीख चुके हैं तो हम 2 वीडियो के माध्यम से इनके बेसिक भी सीख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 10 क्लास ले चुके हैं तो 2 क्लास इनकी और ले लेते हैं, ताकि हम लोगों का जो बेसिक है वो और भी अच्छा सा सोल्व हो सके और हम लोग एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस लेवल लेके आ सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इसमें क्या सिस्टम रहता है, वो देखिएगा। आप लोगों के सामने 2 डायग्राम दिख रहे हैं। इन दोनों डायग्राम में एक तो है कर्जदाता और एक है कर्जदार। इसकी बात करें तो ये तो है कर्जदाता, ये तो क्या है, ये है कर्जदाता, और ये जो है ये है कर्जदार। एक्चुअली में होता क्या है, ये बंदा ये साहूकार है और ये कोई कर्जदार है। ये इस बंदे को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो ये किसी साहूकार से कोई पैसा उधार लेके आता है। जैसे हम मान ले कि यहाँ से इसने 5,000 रुपए उधार लिए। ये बंदा इस साहूकार से 5,000 रुपये उधार लेता है और एक निश्चित समय के बाद इसको वापस पैसा चुका देता है। लेकिन जब वो पैसा वापस चुकाता है तो हम लोग देखते हैं कि 5,000 ये 600 रुपये वापस करता है। तो देखो दोस्तों, जब इसने पैसा उधार लिया तो कितने रुपए उधार लिए थे, 5,000 रुपये, और जब इसने वापस चुकाने की बात करी तो कितने रुपए चुकाया, 5,600 रुपये। जब ये लास्ट में एक निश्चित समय के बाद जब अपना कर्ज चुकाता है, और जो निश्चित समय के बाद चुकाता है उस निश्चित समय को तो टाइम बोलते हैं, और जितना पैसा उसने चुकाया है ये उसका मिश्र धन कहलाता है। और जो पैसा ये उधार लेके आता है किसी साहूकार से या किसी बैंक से कोई लोन लेता है तो वो उसके लिए मूलधन की बात की जाती है, वो मूलधन कहलाता है। और निश्चित समय के बाद जो पैसा वो चुकाएगा वो मिश्र धन कहलाएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि इसने 5,000 रुपये तो उधार लिए, 5600 चुका दिया, ये 600 क्या चीज है, ये एक्स्ट्रा चार्ज है। और इसी एक्स्ट्रा चार्ज को हम क्या बोलते हैं, हम इसको ब्याज बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा चार्ज क्यों चुका रहा है, हमेशा याद रखना, जो ब्याज होता है वो कर्जदाता और कर्जदार की आपसी सहमति से सेट किया जाता है कि एक निश्चित समय के बाद आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। और ये ब्याज क्यों चुका रहा है, क्योंकि कर्जदार इस कर्जदाते को बोलता है कि मैं तेरे पैसों का यूज कर रहा हूं, तू मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए मैं तेरे को एहसानमंद नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तेरे को एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहता हूं कि मैंने तेरे पैसों का यूज किया है, इसके लिए सो थैंक यू कि तूने मेरे को पैसे दिए। इसलिए ये एक्स्ट्रा चार्ज जो आता है ये एक एहसानमंद चार्ज होता है, ये उस पैसों का एक्स्ट्रा चार्ज होता है। आगे हम बात करें तो जो ब्याज होता है ये ब्याज 2 प्रकार से लिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, ब्याज 2 प्रकार से लिया जाता है। और ब्याज लेने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन ये उठता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या मतलब हुआ। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज का क्या प्रोसेस होता है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आप लोगों ने अगर अच्छे से नोट्स फॉर्मेट में उनको तैयार किया है तो आप लोगों को बहुत बेहतरखूबी से समझ में आई होंगी चीजें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आएगा और एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन इन दोनों चैप्टर में क्या क्या सिमिलरिटियां हैं और क्या क्या डिफरेंस है, एक बार मैं इनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। आज हम इनकी सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे, डिफरेंस के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में हम इन दोनों के बारे में, अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आज आप लोगों को इनके सिमिलरिटियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इन दोनों के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है वो सेम होती है। जैसे कि हम प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड अमाउंट,
इन जितने भी टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं वो पांचों की पांचों टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी वही आती है काम में, और वही चीज यहाँ पर भी काम आती है। ये होती है इनकी सिमिलरिटियां। देखो दोस्तों, अब हम विस्तार से व्याख्या करेंगे कि मूलधन क्या चीज होता है, टाइम्स कैसे सेट किया जाता है, ब्याज की दर क्या होती है, और इंटरेस्ट क्या होता है, और अमाउंट किस हिसाब से होता है। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे प्रिंसिपल की क्या क्या डेफिनेशन होती है। प्रिंसिपल की याद रखना दो डेफिनेशन है, एक तो है प्रैक्टिकल डेफिनेशन और एक है साइंटिफिक डेफिनेशन। प्रैक्टिकल डेफिनेशन और साइंटिफिक डेफिनेशन में क्या अंतर है? प्रैक्टिकल डेफिनेशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से जो चीज प्राप्त करता है वो उसका प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। और साइंटिफिक नॉलेज क्या है? जब हम किसी भी पहलू या सिद्धांतों के माध्यम से कोई चीज डिफाइन करते हैं तो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की साइंटिफिक और प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों, देखो यहाँ बात करें मूलधन की, तो मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, इसकी दो डेफिनेशन है, एक तो साइंटिफिक डेफिनेशन और एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? वह राशि जो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है वो मूलधन कहलाती है, और मूलधन पर सदैव ब्याज की गणना की जाती है। सामान्यतया इसे पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। हम कोई भी राशि किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वो मूलधन कहलाता है, और ब्याज की जो गणना की जाती है, जो कैलकुलेशन की जाती है, वो हमेशा किस पे की जाती है? मूलधन पर की जाती है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल डेफिनेशन। आगे हम बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलती है। साइंटिफिक डेफिनेशन कुछ सिद्धांत और पहलुओं के द्वारा प्राप्त की गई है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन ये बोलती है जिस धन पर ब्याज लगता है या जिस धन पर ब्याज की गणना की जाती है वही मूलधन है। हमने इधर भी यही चीज पढ़ी है कि जिस धन पर की मूलधन पर ही ब्याज की गणना की जाती है, या जिस धन पर ब्याज की गणना की जाती है वही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। ये क्यों मैं इसका यूज करना चाहता हूँ? अगर आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर जोर देने के लिए बोलता हूँ। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को जो चीज़ समझ में आएगी, वो चीज़ जो आप अधिक से अधिक चीज़ उपयोग करोगे वो इसका उपयोग करोगे, क्योंकि हम जैसे ही आगे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे तो वहां पर हम लोगों को ये समझने में आने चाहिए कि जिस भी धन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वही उसका प्रिंसिपल कहलाता है। आगे ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अधिकांशतः आप लोगों को साइंटिफिक डेफिनेशन इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि ब्याज की रेट क्या होती है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं कि ब्याज की दर क्या है। देखो दोस्तों, ब्याज की दर का क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी भी दो डेफिनेशन होती है, एक तो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है और एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन होती है। प्रैक्टिकल जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्रति 100 रुपए के मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। दैट मीन्स 100 रुपए पर आपने कितना रुपए चुकाया, 100 रुपए में से आपने कितना रुपए एक्स्ट्रा चीज चुकाई, वही क्या कहलाती है? ब्याज की दर कहलाती है। और ब्याज की जो दर होती है उसको हम आर अक्षर से निरूपित करते हैं, और इसे हमेशा परसेंट के रूप में लिखा जाता है। ये परसेंट का साइन होता है, परसेंट हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये परसेंट का साइन होता है। और रेट को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं? आर से। और हम लोगों ने देखा भी है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं, सभी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। ये तो है इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन, ये है इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलती है? मूलधन का कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा देता है वही दर कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी मूलधन का कितना परसेंट एक्स्ट्रा देता है वही उसकी रेट कहलाती है, वही उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राम मोहन को 7,000 रुपये उधार देता है और वापस 20% एक्स्ट्रा लेता है। देखो 7,000 रुपये उसने दिया, 20% एक्स्ट्रा ले लिया। दैट मीन्स यहाँ पर
यहाँ पर जो ये 20% है ये क्या चीज है, यही हमारी रेट है। ये 20% जो एक्स्ट्रा वो ले रहा है यही क्या हमारी रेट है। तो किसी मूलधन का कितना परसेंट एक्स्ट्रा वो लेता है वही उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन बोलती है, रेट की डेफिनेशन होती है। और प्रैक्टिकल डेफिनेशन इसकी ये होती है, जब कोई कर्जदाता और कर्जदार रेट को सेट करते हैं तो इसके कुछ पहलू होते हैं जिनको वो ध्यान में रखते हैं और उन पहलुओं के माध्यम से ही वो इनको सेट करते हैं। वो पहलू क्या हैं उनको हम देखते हैं, क्या चीज है वो। देखो रेट का क्या प्रोसेस होता है। आपकी जो रेट है वो ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। ईयरली का मतलब है कि आपकी रेट वार्षिक हो सकती है, हाफ ईयरली का मतलब है आपकी रेट अर्धवार्षिक हो सकती है, क्वार्टरली का मतलब है आपकी रेट त्रैमासिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है कि मैंने कोई राशि 20% वार्षिक दर पर उधार दिया, इसका मतलब होता है एक साल में 20% एक्स्ट्रा दोगे, किसका, मूलधन का। इसका मतलब होता है कि आप जो राशि किसी बंदे को उधार दे रहे हो उस राशि में से एक्स्ट्रा दोगे, एक साल में 20% एक्स्ट्रा दोगे। इसका मतलब ये होता है किसी को 5,000 रुपये उधार देते हो और 20% वार्षिक की दर पे देते हो, तो इसका मतलब है 5,000 का 20% एक साल में आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कहीं पे लिखी हुई है 20% अर्धवार्षिक, इसका मतलब है 6 महीने में 20% एक्स्ट्रा दोगे, किसका, प्रिंसिपल का। अगर आपने 6,000 रुपये किसी को उधार दिया है और वो 20% अर्धवार्षिक में दिया है, तो इसका मतलब उस 6,000 का 20% एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा 6 महीने के बाद। आगे हम बात करें 20% त्रैमासिक, इसका भी ये होता है 3 महीने में 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर कहीं पर भी इस टाइप का फॉर्मेट दिया गया है, अगर आपने किसी को 7,000 रुपये उधार दिया है 20% त्रैमासिक क्वार्टरली, तो आपको 3 मंथ के बाद उस 7,000 का 20% एक्स्ट्रा चार्ज और देना पड़ेगा। ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में जानकारी कि टाइम का क्या फॉर्मेट होता है। तो एक बार हम टाइम के बारे में जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। देखो दोस्तों, समय के बारे में क्या सिस्टम है आप लोगों के सामने आ चुका है प्रोसेस। इस सिस्टम से आप पूरा समय के बारे में व्याख्या कर सकते हो। जो भी आप ब्याज उधार देते हो उसमें समय का क्या प्रोसेस है, समय आपका इस पैटर्न से आ सकता है। आप लोगों का समय ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेज में हो सकता है और डेट में हो सकता है। हम लोगों ने ईयरली अभी तक सारी नॉलेज इकट्ठी की है। इतनी सी बात याद रखना कि ये हावर्स में नहीं हो सकता कि 5 घंटे 6 घंटे, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं कि पीछे कोई ना कोई फॉर्मेट रहता है, तो हमें घंटों के वाइज सेट नहीं करना है। इनके अलावा कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। समय जो होता है वो साल में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। इनको हम कैसे हल करना चाहेंगे, क्या प्रोसेस इनका रहेगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वर्ष में, महीने में और डेज में, तीनों में कंबाइंड दे रखा हो, तो इतनी सी बात याद रखना, 30 महीने 30 मास बराबर क्या करोगे आप। देखो, इसको जो प्रोसेस देखना है वो देखना क्या करना है। देखो 30 दिन, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 30 दिन बराबर क्या आएगा, 1 मास। मतलब 30 दिन के बराबर 1 महीना होता है। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा गलत लिख दिया था यहाँ पर। एक आएगा 12 मास बराबर 1 साल। 12 महीने में कितने साल होती है, 1 साल। 30 दिन में कितने महीने होते हैं, 1 महीना। अगर तीनों का कंबाइंड में क्वेश्चन पूछे, जैसे ये लिखा हुआ है 3 वर्ष 7 महीने 15 दिन को वर्षों में बदलो, तो कैसे बदलोगे आप। 3 वर्ष 7 महीना 15 दिन, यहां से स्टार्ट करना। 3 तो क्वेश्चन में वर्ष बोल रखी है, 7 प्लस 7 महीने हैं और प्लस 15 दिन है। देखो 15 दिन को पहले आप महीनों में बदलो।
आपको मालूम है कि महीनों में बदलने के लिए 30 दिन बराबर 1 महीना होता है, तो एक दिन में कितना महीना होगा, 1/15, 15 में कितना आएगा, 15/30। और जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो ये महीने में बदल जाएगा। हम इनको सोल्व करते हैं तो 15 का 15, 15 दूनी 30, ये बन जाएगा 3 वर्ष प्लस 7 प्लस 1/2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास, 7 प्लस 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अब हम लोग 3 वर्ष प्लस, इसका मतलब 7 दूनी 14 15, 15/2 मास। अब हमको साल में बदलना है, तो देखो 3, तो ये है 3, थोड़ा सा और सोल्व कर लो आप, 3 प्लस 15/2। मुझे बताओ 12 महीने में 1 साल होती है, तो 1 महीने में कितनी साल होगी, 1/12। तो इसको आप 1/12 से गुणा और कर दो, और जैसे इनको सोल्व करके लाओगे पूरे पूरे को, तो एक काइम बदल जाएंगी, साल में बदल जाएंगी। ऐसे आप इन चीज़ों को बदल सकते हो। दिनों को पहले महीनों में बदलो, महीनों से फिर आप साल में बदल सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन केवल डेज में ही दे रखा है, क्वेश्चन डेज में दे रखा है, तो इतनी सी बात याद रखना, यहाँ पर केवल साधारण वर्ष काम में लेना है। एक पॉइंट ध्यान में रखना, 365 दिन बराबर कितना लोग, 1 साल आपको लेना है। एक क्वेश्चन आपके सामने यह है, एक क्वेश्चन आपके सामने इधर है। ये क्वेश्चन तो है यहाँ पर 3 वर्ष 146 दिन को साल में बदलना है। ये बोल रहा है कि 219 दिनों को साल में कन्वर्ट करो। तो याद रखना 219 दिनों को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो किसका भाग लगाओगे, 365 का भाग लगा दो। जैसे आगे इनको कैंसिल आउट करोगे तो 3/5 वर्ष आ जाएगा। मतलब 200 दिन में कितने साल होते हैं, 3/5। कैसे मालूम किया, 365 का भाग लगा दिया। 3 वर्ष 146 दिन को वर्ष में बदलो। क्या करोगे, 3 तो आपको दे रखा है, लिख दो वर्ष, 146 में 365 का भाग लगा दो, ये वर्ष में बदल जाएगा। और जैसे इनको कैंसिल आउट करोगे तो 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब 3 प्लस 2/5 सोल्व करोगे तो 17/5 आपका आंसर आ जाएगा। ये 17/5 है, 17/5 साल आपका आंसर है। तो हम लोगों ने अभी तक अगर कोई समय ईयर में, मंथ में, डेज में दे रखा है तो उन सभी को हम ईयर में बदलेंगे। ये याद रखना कि सभी समय को साल में बदलना है। साधारण ब्याज में हमेशा याद रखना है, जितना भी टाइम आपको दिया जाए सभी को ईयर में बदलना है। तो ये साल में बदलना आपको सीख लिया। ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पर भी साल में बदलना सीख लिया। अब क्वेश्चन आता है डेट वाइज। जब डेट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे दिनों में बदलेंगे, और कैसे दिनों में बदलने के बाद हम उसको ईयर में चेंज करेंगे, देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम किसी को डेट में पैसा देते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने 14 जनवरी 2013 को किसी को पैसा दिया और 29 सितंबर 2013 को वापस ले लिया, तो आपको उस समय दिनों की गणना कैसे करनी है। इतनी बात याद रखना, जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, पैसा वापस उधार लेते हैं, तो उन दोनों में से जिस तारीख को पैसा दिया है, जिस डेट को पैसा दिया है, या तो उस डेट को काउंट करेंगे, या फिर हम जिस डेट को पैसा वापस किया है उस डेट को हम शामिल करेंगे जब हम ब्याज की गणना करेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कोष्टक में लिखा हुआ आता है कि दोनों दिनों को शामिल करना है। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि दोनों दिनों को शामिल करना है, तो आप दोनों दिनों को शामिल नहीं करोगे। अगर दोनों दिनों को शामिल करना है तो शामिल करोगे, और दोनों दिनों को शामिल नहीं करना है, ये लिखा हुआ ही नहीं है, तब आप एक ही तारीख को सेट करोगे। और अधिकांश जो नॉर्मल हम किसी तारीख को सेट लेते हैं, किसी तारीख को ऐड करते हैं, वो लास्ट वाली तारीख को शामिल करते हैं जिस तारीख को पैसा चुकाते हैं। जैसे 14 जनवरी 2013 को हमने किसी को पैसा दिया, 29 सितंबर 2013 को वापस कर दिया, तो कितने साल, तो आपको जितने भी दिन हैं उनको साल में बदलना है। तो मुझे बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी की अगर बात करें तो मैंने क्या किया है, लास्ट वाली तारीख को मैं शामिल कर रहा हूं। तो मुझे बताओ 14 तारीख को पैसा दिया है, 14 तारीख को शामिल नहीं करना। जनवरी के महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, तो टोटल दिनों में से जिस तारीख को शामिल नहीं करते हो उसको हटा दो, तो कितने दिन आ जाएंगे, 17 दिन। तो 17 दिन तक आपको उस पैसे का ब्याज लगाना पड़ेगा। फरवरी 28 दिन की आ जाएगी। क्यों भाई,
अगर कोई 70 आपको दे रखा है, उसमें 4 का भाग चला जाता है तो 29 दिन की फरवरी होती है, और अगर उसमें 4 का भाग नहीं जाता है तो 28 दिन की फरवरी होती है। अगर यहाँ पर कोई शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 4 की जगह 400 का भाग लगा देना, भाग लग गया तो ज्यादा 29, और भाग नहीं लगा तो 28 दिन आप काउंट लेके चलोगे। ऐसे ही मार्च वार्च सब में आपने डेज लिख दिया। सितंबर में क्या लिखोगे, 29 तारीख को पैसा वापस कर रहे हो तो 29 दिन तक पैसा आपकी जेब में रह चुका है, तो 29 तारीख तक का ब्याज आपको देना पड़ेगा। इन सभी को मैंने काउंट किया तो 258 दिन आए, और 258 दिनों को मैं जब साल में कन्वर्ट करूंगा तो 365 का भाग लगा दिया। कोशिश करना कि इनको आप नहीं काटो, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है जो कि मैं भी कराऊंगा, वो सब इसके अकॉर्डिंग सेट होके आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और देखते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो दोस्तों, अगला पॉइंट है ब्याज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, सबसे पहले मूलधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि उसकी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किया है कि उसकी प्रैक्टिकल और उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम लोगों ने उसके बाद में क्या चीज सीखी थी कि रेट की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने हिसाब से की जाती है, ईयरली होती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस टाइप से होती है, कि उसका मतलब क्या होता है रेट का मतलब। फिर हम लोगों ने टाइम्स के बारे में जानकारी की कि टाइम ईयर में भी होता है, डेज में भी होता है, मंथ में भी होता है, डेट में भी हो सकता है, उनको हम किस आधार पर सेट करेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि ब्याज में होती है गणना। ब्याज की जो गणना होती है वो आपकी ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। ब्याज की जो गणना है वो आपकी ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, और क्वार्टरली भी हो सकती है। हमेशा ब्याज में गणना ही की जाती है। ठीक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, और आप त्रैमासिक भी कर सकते हो। दैट मीन्स ब्याज की गणना कभी करना हो तो एक साल में भी कर सकते हो। आप 6 महीने के अंदर भी ब्याज की गणना कर सकते हो, बुला के वापस के बाद 6 महीने ब्याज की गणना करना चाहता हूँ कि मेरा ब्याज कितना हुआ। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया और बोला कि मैं 3 महीने के बाद ही ब्याज की गणना करना चाहता हूँ, तो आप 3 महीने भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या चीज है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये कहलाता है मिश्रधन। प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो एक आम विद्यार्थी के दिमाग में सेट होनी चाहिए। मैंने ये चीजें आपको लास्ट में बताई है ताकि आप क्वेश्चन कर चुके हो तो ये आपको एक अच्छी तरीके से फीडबैक के रूप में काम आएगी। अब हम इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनको सीखने से पहले कुछ बातें हैं वो और देख लेते हैं ताकि वो चीजें यहाँ पर काम आ जाए। देखो, 2-3 बातें ये दिमाग पर रखना। ये जो परसेंट होता है ना, इसका मतलब होता है 1/100। कहीं पूरा परसेंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको और भी समझ में आएगा, लेकिन अब ये पॉइंट बिल्कुल बीच में से काम आएगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। कहीं पे लिखा हुआ है 7%, तो 7% का मतलब होता है 7 के बटे में 100। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब होता है 20 के बटे में 100। आगे आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/5। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 16 को 3 से गुणा करोगे 48, और ये 2 जोड़ोगे तो 50, तो ये आएगा 50/3। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 50 से कटेगा ये 2 बार, कितना आएगा 1/6 होता है इसका मतलब। ठीक है, और देख लो आप, कहीं पे लिखा हुआ है 12 सही 1/2%, तो इसका क्या मतलब है। पहले इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है 12 दूनी 24 और 25, 25/2% का मतलब 1/100। 25 से कटेगा 4 बार, ये आएगा 1/8। ये चीजें मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पर उपयोग लेना है, तो देखिएगा।
देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 5,000 रुपए की धनराशि है, 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। आज मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को देने का ये नहीं है कि आप लोग इसका आंसर क्या बताओगे। मैं आज आप लोगों को इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करना सिखाऊंगा। वो मेथड मैंने आपको शुरुआत में क्यों नहीं बताया, क्योंकि शुरुआत में वो मेथड आपको समझने में दिक्कत आती है और आप उस चीज को थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं कि यार ये क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब आप लोग इतना समझदार हो चुके हो, आपका इतना लेवल बन चुका है कि अब मैं आप लोगों को जो भी चीज समझाने की कोशिश करूंगा आप वो चीज समझ जाओगे। शुरुआत में वो चीज नहीं बताई जा सकती। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको पहले खाना खिलाना सिखाया जाता है, ऐसे नहीं कि उसके डायरेक्ट ही मुंह के अंदर रोटी ठूस दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब वो खाना खाना सीख जाता है तो हम उसको फिर धीरे धीरे अलग चीज और देना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक तरीका मैंने बता दिया। क्या बताया था आपको शुरुआत में कि 5 दूनी 10, 10 को इसका 1% से गुणा कर दो, 5,000 का 1% कितना होता है 50, तो 500 रुपए का इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बिल्कुल केयरफुली देखना मैं क्या समझाना चाहता हूं। मेरे पास जो राशि है 5,000 रुपए की राशि है और ये 5,000 रुपए की राशि मैंने 5% की दर पर उधार दी और कितने साल के लिए दी, 2 साल के लिए। तरीके क्या है मैंने शुरुआत में ही सिखा दिया है। मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखाना चाहता हूं। क्यों सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब तुम्हारी दर यहाँ पर मिश्र भिन्न के रूप में आएगी तब ये तरीका जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग हर सारे क्वेश्चन करने में कामयाब रहोगे। क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ से जब गुणा करते हैं तो मुझे बताइएगा यहाँ से जो ब्याज निकल के आता है परसेंट में, दोस्तों वो कितना आएगा, वो 10% निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद में आप ऐसा भी कर सकते हो, यदि जो परसेंट में निकल के आया, जो परसेंट में निकल के आया, अगर आप लोगों को भिन्न बनानी आती है तो मुझे बताओ 10% का मतलब 10 के बटे में 100, 0 से 0 काटूंगा तो 10% का मतलब होता है 1/10। मैंने अभी आपको सिखाया था कि बटे में 100 आएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 100 का 1/10 आ जाएगा। दोस्तों, जब आप लोग किसी ब्याज परसेंट में दिया जाए और उसको आप भिन्न के रूप में उतारते हो, किसी भी इंटरेस्ट को आप फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करते हो, तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, उसका जो हर होता है, वो हमेशा किसको दर्शाता है, वो हमेशा मूलधन को दर्शाता है। और उसका जो न्यूमिनेटर होता है, उसका जो अंश होता है, वो हमेशा किसको दर्शाएगा, वो उसके ब्याज को दर्शाएगा। क्या आप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, जब हम लोग 5 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो ब्याज 10% आता है। एक तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, वो बात की बात है, मैं आज नया तरीका सिखा रहा हूँ। अगर उस ब्याज को हम फ्रैक्शन में उतारते हैं, भिन्न में उतारते हैं, तो परसेंट में बटे में 100 आता है, 100 से कट पिट के 1/10 आएगा। जब हम टोटल परसेंट वाले ब्याज को भिन्न में उतारते हैं तो उस भिन्न का जो नीचे वाला हर है वो हमेशा मूलधन को दर्शाएगा और ऊपर वाली जो संख्या है वो हमेशा ब्याज को दर्शाएगी। और ये जो फॉर्मेट होता है ये हमेशा अनुपातिक फॉर्मेट होता है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे क्या क्या बातें मिली है, यहाँ से मुझे मिली है कि मैं यहाँ से मूलधन भी ज्ञात कर सकता हूँ और मैं यहाँ से ब्याज भी ज्ञात कर सकता हूँ और मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़कर मिश्र धन भी ज्ञात कर सकता हूँ। दोस्तों, मुझे बताना वहाँ से मूलधन कितना है मेरा 10, मुझे बताओ मेरा ब्याज कितना है 1 और मेरा मिश्र धन कितना आएगा 11। अब क्वेश्चन आप लोगों को या तो मूलधन देगा या ब्याज देगा या मिश्र धन देगा और कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन ने मूलधन दे रखा है। दोस्तों, मुझे बताना मेरे 10 का मान किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन ने 5,000 के बराबर दे रखा है।
दोस्तों मूलधन मेरे अकॉर्डिंग तो 10 है, क्वेश्चन ने इसको 5000 बताया, इसका मतलब 10 का मान 5000 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर आएगा, 500 के बराबर आएगा। और एक टुकड़े का मान मैंने अगर किसी क्वेश्चन में ढूंढ लिया है तो उस क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उस एक टुकड़े से गुणा कर दो, उन सभी का रियल मान निकल के आएगा। तो मेरा यहाँ से एक टुकड़े का मान 500 है, तो मैं इस एक को 500 से गुणा करूँगा तो मेरा मूलधन 500 आएगा। अगर मैं इस 11 को भी 500 से गुणा करता हूँ तो मुझे जो चीज़ मिलेगी ये 5500, ये क्या चीज़ मिलेगी, ये मेरा को मिश्र धन मिलेगी। दोस्तों शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें कहाँ बेनिफिट देती हैं, जहाँ अगर हम लोगों को दर कभी भी मिश्र धन के रूप में दी जाती है तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल फील कराती है। अगर इन बातों को अगर आप याद रखते हो तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बना के दे दे, आप लोग कभी भी उससे डर के नहीं आओगे। बस कंडीशन है कि इन बातों को आपको याद होना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरुआत में खूब जोश दिखाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लास्ट में आते आते वो दम तोड़ देते हैं। दम नहीं तोड़ना, आपको हमेशा लास्ट तक जो सारी चीज़ें होती हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो लास्ट में ज़्यादा दबाव डालता है और लास्ट की जो चीज़ें होती है वो बहुत ही कारगर होती है। उन चीज़ों को आप लोगों को सीखना चाहिए। अब जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको ये कॉन्सेप्ट आज पहली बार देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा भी कोई सिस्टम होता है। और जिन लोगों ने 10 तक वीडियो देख के छोड़ दिया होगा, सोच रहे होंगे कि बेसिक हमारा अच्छा है हम तो नहीं देखेंगे, तो उन लोगों को नुकसान होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। मैं इसी फॉर्मेट से आपसे आशा करूंगा कि अब आप जब भी रिवाइज करो तो एक बार कई क्वेश्चनों को आप इस फॉर्मेट से भी करने की कोशिश करना। ये फॉर्मेट तब लगाना है जब आप किसी भी परसेंट वाली राशि को भिन्न में बदलने में सफल हो जाओ, आसान रहे तब लगा सकते हो। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4000 रुपए का 5% की दर से 10 साल का मिश्र धन कितना होगा। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि हर साल वो 5 देगा तो 10 साल में 50 देगा, और परसेंट में 50 ब्याज है तो मिश्र धन 150 आएगा 100 में जुड़ के, और उसका 1% 40 से गुणा कर देना, 5×60 आपका 6000 आपका आंसर आ जाएगा। आज मिश्र धन हम ज्ञात करने का इसका एक नया तरीका सीखेंगे, और इसका जो नया तरीका है वो क्या है उसके लिए देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 4000 रुपये की धनराशि है, और ये जो 4000 रुपये की धनराशि है ये मैंने 5% की दर पर उधार दी है, और मैंने कितने साल के लिए दी है, ये मैंने दी है 10 साल के लिए। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि इसको इससे गुणा करोगे तो हम लोग यहाँ पर जो भी प्राप्त करेंगे ये ब्याज मिलेगा, और ये जो ब्याज है ये कितना आएगा, 50% आएगा। अब मुझे इतना बताइएगा, क्या आप लोग इस ब्याज की भिन्न बना सकते हो क्या। 50% का मतलब होता है 1/2। जैसे ही आप इसकी भिन्न बना लेते हो तो यहाँ से बातें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। नीचे वाली राशि तो किसको दर्शाती है, ये हमेशा मूलधन को दर्शाएगी। ऊपर वाली राशि हमेशा किसको दर्शाती है, ये ब्याज को दर्शाएगी, और ये सबके सब आनुपातिक मान होते हैं। तो मैं यहाँ से बात बढ़ा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर जो मूलधन है और ब्याज है, और यहीं से हम निकाल सकते हैं मिश्र धन। क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन। मेरा मूलधन तो 2 रहेगा, ब्याज मेरा 1 रहेगा, मिश्र धन मेरा 3 रहेगा। ये अकॉर्डिंग द सेल्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट हो रखी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो मूलधन है वो 4000 है, मतलब 2 का मान यहाँ पर 4000 है। तो दोस्तों 2 रोटी 4000 की आती है, तो 1 रोटी कितने की आएगी, 2000 की आएगी। 1 रोटी 2000 की आएगी। अगर मैं इसको भी 2000 से गुणा करता हूँ तो ये मेरा ब्याज आएगा 2000 रुपये, और अगर मैं इस 3 को भी 2000 से गुणा करता हूँ
तो ये जो मैं गुणा करने पर जो मुझे प्राप्त होगा ये 6000, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा मिश्रधन कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप किसी भी परसेंट को भिन्न में बदल कर भी मूलधन, ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर सकते हो। ये तरीका तब हेल्पफुल रहेगा जब आप परसेंट वाली राशि को भिन्न में बदलना आसान रहे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2100 रुपए का, देखो यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, वो 2100 रुपए है। और 2100 रुपए कितने परसेंट की दर पर, 16/2/3% की दर पर, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए उधार दी गई। साधारण ब्याज की गणना करनी है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, 16/2/3%, 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। जैसे जैसे हम परसेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे और भी चैप्टर पढ़ लेंगे, तब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका मतलब आपको पता है कि 1/6 होता है। इधर मुझे बताना कितना समय है, 5 साल, और आपको इतना पता है कि हम इन दोनों को गुणा करते हैं, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो ब्याज कितना निकल के आता है, यहाँ से 5/6 निकल के आया। अब हमें परसेंट में, परसेंट नहीं है, ये भिन्न पहले दे रखी है, तो ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये तो किसको दर्शाएगी, ये मूलधन को दर्शाएगी। ऊपर वाली संख्या किसको दर्शाएगी दोस्तों, ये ब्याज को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, ब्याज को। अब हमें यहाँ पर परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परसेंट वाली राशि का मतलब हमने यहाँ पर 1/6 लिख दिया। अब मैं यहाँ से बात देखूं तो बात क्या बनती है, एक तो यहाँ से मूलधन आएगा, एक यहाँ से हम ब्याज लिखेंगे, और एक हम चाहें तो यहाँ से मिश्रधन भी सेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ से मूलधन तो 6 है, ब्याज कितना है, 5 है, तो मुझे बताओ यहाँ से मिश्रधन कितना आएगा। यहाँ से जो मिश्रधन आएगा वो आप लोगों का आएगा 11। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर जो 6 का मान है, 6 का मान किसने दे रखा है, 2100। अगर 6 बराबर 2100 है तो 1 बराबर कितना आएगा, 2100 में 6 का मान लगाओ। अगर मैं बोलूँ कि 6 आम 2100 रुपए के आते हैं तो 1 आम कितने का आएगा, 2100 में 6 का भाग लगाओ। जैसे लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 350 बार जाएगा। ठीक है, और इस 350 को अगर मैं इससे गुणा कर देता हूँ, 350 को अगर मैं इससे गुणा कर देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0, 25 का 5 और 2, 15, 16, 17, 1750 मेरा ब्याज आएगा। अगर मैं इस 11 से गुणा कर देता हूँ 350 को, तो 350 को जब मैं 11 से गुणा करता हूँ तो 0, 5, 8 और 3, 3850, ये मेरे को क्या मिलेगी, ये मिश्रधन मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ कैसे लगी, जब आप लोगों को ये इस टाइप का दिया जाएगा तब आप इनको इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 2400 रुपये का 12.5% की दर से राशि कितनी है, 2400 रुपये। 2400 रुपये की राशि 12.5% की दर और 3 साल का समय। अगर मैं 12.5 को 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे को थोड़ा टिपिकल फील होता है। तो मुझे पता है कि 12.5 की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/8। आप अभी टेंशन मत लेना कि 12.5 की भिन्न 1/8 कैसी होगी। जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएगी, परसेंट वाला चैप्टर, लाभ हानि वाला चैप्टर और चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर जैसे आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ पर कितना आएगा, 3 साल। फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ तो मुझे बताइए यहाँ से ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बनेगा 3/8। इसका मतलब ये नीचे वाला तो किसको दर्शाएगा, ये नीचे वाला तो मूलधन को दर्शाता है और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, ब्याज को।
लेकिन ये सारी की सारी जो बातें हैं ये अनुपातिक मान होता है। अगर मैं यहाँ से बात बनाऊँ तो मेरा मूलधन, मेरा ब्याज और इन दोनों को जोड़ देने पर क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। तो एक बार वहाँ से देखें तो ये 8 है, 8 और 3, ये 3 आ गया और ये 11 इसका क्या कहलाएगा, मिश्रधन। लेकिन क्वेश्चन ने जो 8 का मान है, क्वेश्चन ने 8 का मान कितना दे रखा है, 2400। 8 का मान अगर 2400 है तो 1 का मान कितना आएगा, 300। 1 का मान अगर 300 है, अगर मैं इसको 300 से गुणा करता हूँ तो मेरा इस क्वेश्चन का जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 900। अगर मैं इसको भी 300 से गुणा करता हूँ तो मैं जैसे ही गुणा करूँगा तो मेरा जो मिश्रधन है वो कितना आएगा, वो 3300 आपका आंसर आएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका साल में है और ये भी किस में है, साल में। आप इनका तुरंत भिन्न का फॉर्मेट बना के सेट कर सकते हो इन चीज़ों को। आप आगे हम इसी क्वेश्चन का एक और फॉर्मेट लेके आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। 3600 रुपए का 8 सही 1/3% अर्धवार्षिक दर से 1.5 वर्ष का SI याद करना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल शब्दों को पकड़ना है। ये 1.5 वर्ष की बात कर रहा है और अर्धवार्षिक फॉर्मेट है और ये आप लोगों को क्या दिया गया है, मूलधन। देखो कैसे करना है। 3600 रुपए की राशि है, 8 सही 1/3% अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक, और समय कितना है, 3/2 साल। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बोलता है यहाँ पर पॉइंट, ये बोलता है 6 महीने में, 6 महीने की, ये 6 महीने में हिसाब करवा रहा है और ये कितना है, 3/1.5 साल का है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो ये 6 महीने का है, ये 1.5 साल का है। तो आप इन सभी को पहले ईयर में बदलो। ये ईयर में बदला हुआ है, कोई टिपिकल नहीं है, ये ईयर में नहीं है। इसको अगर मैं साल में बदलना चाहूँगा तो साल में बदलने के लिए इसका मैं परसेंट अभी हटा नहीं रहा। इसका मतलब होता है 8 या 24 25, इसका मतलब होता है 25/3% परसेंट होता है। लेकिन ये अर्धवार्षिक है, 6 महीने का है। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये वार्षिक हो जाएगा। और यहाँ से भी समय वर्ष का ही सेट हो रखा है, तो अच्छी बात है, वर्ष में इस समय सेट है। अब मैं यहाँ से और क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ, इन दोनों को मैं मल्टीपल करूँगा तो मुझे पता है कि मैं जब इनको गुणा करूँगा तो ये 2 से 2 हट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ जो मुझे मिलेगा ये कितना मिलेगा, ये 25% मिलेगा। और 25% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/4। ऐसा करने पर जो नीचे वाला है ये किसको दर्शाएगा, ये मूलधन को दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाएगा, ये ब्याज को दर्शाएगा। इतना याद रखना, अगर एक साल में है और एक अर्धवार्षिक है, या एक दिन में है एक वार्षिक है, तो सबको साल में चेंज करो। जो साल में है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो, जो साल में नहीं है उसको साल में कन्वर्ट कर दो। अब आप आराम से यहाँ से इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। बताइएगा, मूलधन और आपका ब्याज। क्वेश्चन ने ब्याज पूछा है, मूलधन कितना है 4, ब्याज कितना है 1। क्वेश्चन ने 4 का मान कितना दिया है 3600, 4 का मान 3600 है तो 1 का मान 900। अगर मैं इस 1 को भी 900 से गुणा कर दूं तो मेरा ब्याज जो निकल के आएगा वो कितना रुपए निकल के आएगा, वो 900 रुपये मेरा ब्याज निकल के आएगा। और आप अगर मिश्रधन भी चाहते हो तो 4 और 1 5, 5 को 9 से गुणा कर दो, 4500 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। यहाँ पर समझने वाली बात यही है, अगर समय साल में है या द्विवार्षिक है, आप तो इतना याद रखो, दर या समय, दर या समय, दर या समय दोनों में से कोई सा भी साल में है
तो आप सभी को साल में कन्वर्ट कर दो। जो साल में है उसको साल में मत बदलो, जो साल में नहीं है उसको साल में बदलो। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7300 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का एसआई ज्ञात करना है। यहां देखोगे तो ये वार्षिक में है और यहां देखोगे तो ये महीने में है। तो आप लोगों को करना क्या है, मैंने यही बोला था आप लोगों को कि यहाँ पर राशि कितनी है, 7300 रुपए की राशि है, 7300 रुपए की राशि है जो 20% वार्षिक दर पर उधार दी गई है। 20% वार्षिक दर पर उधार दी गई है और कितने महीने के लिए, 9 माह के लिए। ऐसा ही निकालना है। यहाँ 20% बिल्कुल सही सेट है, लेकिन यहाँ 9 महीने को साल में चेंज करोगे तो 9 बटा क्या करोगे, 12 करोगे। यही मैंने आपको बताया था। और आपको पता है कि जब इन दोनों को गुणा करोगे, आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आप थोड़ा सा मेंटली गुणा भाग किया करो। इन दोनों को मैं जब गुणा करूंगा तो 4 से काटूंगा तो ये तो 4 तिया 12 और ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5, और 3 से ये कटेगी 3 तिया 9, और जब 5 तिया 15 आएगा तो इसका मतलब मैं इनको गुणा करते ही मेरे को 15% आएगा। मैंने परसेंट का इलाज पहले नहीं किया है। अगर मैं परसेंट को पहले ही हटा देता तो मैं परसेंट यहाँ नहीं लगाता। अब मुझे पता है कि इस 15% का मतलब क्या होता है। इस 15% का मतलब होता है 15/100 और काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। इसका मतलब ये जो 20 है ये किसको दर्शाएगा, ये मूलधन को, और ये 3 है ये किसको दर्शाएगा, ये ब्याज को। तो हम यहाँ से बना सकते हैं बातें, यहाँ से जो मूलधन है और फिर ब्याज। तो दोस्तों मुझे बताना, मेरा जो मूलधन है वो यहाँ पर 20 है और मेरा ब्याज कितना है, मेरा ये 3 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा 20 का मान किसके बराबर आ रहा है, 7300 के बराबर आ रहा है, 7300 के बराबर। तो दोस्तों जब मैं इसका भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 365 बार जाएगा इसका भाग 20 का। और मैं इसको भी अगर 365 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 15 का 5 असल के 1, 18 1 19 का 9 असल 9 और 1 10, 1095 रुपये में लेके आ जाएगा, यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और भी आगे क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं, उनको भी आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7300 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से 123 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। राशि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो यही क्वेश्चन आपको बोला हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, 7300 रुपए का, बच्चों राशि कितनी है, 7300 रुपए, दर कितनी है, 5% वार्षिक, कितनी है, 5% वार्षिक, और समय कितना है, 123 दिन। तो मुझे बताओ करना क्या है, वही करना है जो आप पहले कर रहे थे। 123 ये समय, तो मुझे बताओ इसको किस में बदलोगे, 365 का भाग लगा दो तो ये साल में बदल गया। अब कभी भी दिनों का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इनको तो सूत्र से कर दिया करो। बोलो 7300 सूत्र से किया करो जब भी दिनों में क्वेश्चन आ जाए। 5% की दर है, समय 123/365 और बटे में क्या आता है 100। 20 से 20 कटेगा, 73 से कटेगा 5 बार और 5 से ये कटेगा और कितना आंसर आएगा 123 रुपये। मैंने क्या बोला है, कभी भी क्वेश्चन दिनों में आ जाए तो आप इनको गुणा करके भिन्न में मत बदला करो। भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। दिन में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट से किया करो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7300 रुपए का 15% की दर से 123 दिन का ऐसा ही ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ 123 दिन का राशि कितनी है भाई, 7300 रुपए की राशि है और दर कितनी है, 15% वार्षिक है।
15% वार्षिक। और समय कितना है? 123 दिन। 123 दिन का मतलब इसको साल में बदल दो, तो 123 में किसका भाग लगाओगे? 365 का भाग लगा दिया। 365 का भाग लगा दिया, जैसे लगाया तो ये साल में बदल गई यहाँ से। अब आप क्या करोगे? यहाँ से कर दो 7300, तो ये आएगा 15 इधर आएगा, 123/365 नीचे आएगा, इंटू 1/100 आएगा। 20 से 20 कटेगी, 73 से इनको कैंसिल आउट कर सकते हो 5 बार, 5 से कटेगा ये 3 बार। 3 को 123 से गुणा करो। जब आप 123 को 3 से गुणा करते हो तो ये तो 96369 आपका ब्याज आएगा। मैंने बोला था जब भी दिनों में क्वेश्चन आ जाए साल में बदल कर सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो 7800 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 73 दिन का ब्याज याद करना है। राशि कितनी है? 7800 रुपये। दर कितनी है? 7%। और दिन कितने हैं? 73 दिन। क्या करोगे? 73 दिनों को 73/365। अब आप इनको सोल्व कर सकते हो। 7800 इंटू 7, 73/365 इंटू 1/100। 20 से 20 कट जाएगा, 73 से 5 बार कटेगा। जैसे आप गुणा करोगे 78 इंटू 7/5, तो आपका आंसर आएगा 109.2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इन चीज़ों को हल कर सकते हो। गुणा भाग कर लेना काटा पेटी करके, वो आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रोसीजिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 रुपए 7 से 1/2% के दर 2 वर्ष 2 मास। तो आप मुझे बताओ ये वार्षिक है, इनको साल में चेंज करो। इनको साल में चेंज कैसे करते हैं? 2 प्लस 2 महीने का मतलब 2/12। जैसे इसको काटोगे 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, तो इसका मतलब हो गया 13/6, 13/6 वर्ष। अब आप आराम से सूत्र लगा दो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे करोगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इनको ऐसे चेंज कर दिया करो। 2800, 7 दूनी 14 1 15, 15/2, 13/6 और 1/100। 20 से 20 गया, काटो इसको आप। 2 से कट रहा है 14 बार, और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, ये 5, ये 7, तो 13 पंजू 65, 65 इंटू 7, 7 पंजे 35 की 5 असली की 3, 42 और 3 45। तो क्या आंसर आएगा आपको? 455 रुपये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और है जिनको और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 500 रुपए पर 1 साल का सरल ब्याज ज्ञात करो। ब्याज की दर 1% मासिक है। रुपए कितने भाई? 500 रुपए। और दर कितनी है? 1% मासिक, 1% मासिक। और समय कितना है? 1 साल। मुझे बताओ ये साल में है, ये महीने में है, तो इसको कन्वर्ट कर दो ना। 1 महीने में 1% है तो साल में कितनी आएगी? 12% वार्षिक। दर कितनी हो गई? 12% वार्षिक। अब सूत्र लगा दो। 500 12 1/100, 20 गया, 12 पंजो 60 रुपये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आप इनको कर सकते हो। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 1904 रुपये हो जाएगी। वह धनराशि कौन सी है? नहीं मालूम। और दर कितनी है भाई? 1% प्रति माह।
और आपको ये समय कितना है 3 साल, और क्वेश्चन ने मिश्र धन कितना दिया है, हो जाएगी का मतलब मिश्र धन होता है, मुझे बताना ये समय में है, साल में है, ये महीने में। तो एक महीने में 1%, तो साल में चेंज कर दो आप 12% ब्याज मिलेगा वार्षिक। और 12 के हिसाब से मुझे बताना 3 साल में कितना मिलेगा ब्याज 36। लेकिन ये तो मिश्र धन है, तो मिश्र धन कैसे बनाओगे इसका 136 के बराबर आएगा 1904। अब आप परसेंट मैचिंग कर सकते हो, परसेंट मैचिंग करोगे तो कितना आएगा भाई 1904 इधर आएगा, 136 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा, ये 14 बार कटेगा और 1400 आपका आंसर आएगा। थोड़ी सी स्पीड तेज है, चैप्टर खत्म होने वाला है, बेसिक सारे क्लियर थे आपके, केवल प्रैक्टिस ही चल रही है। और देखो 4-1 क्वेश्चन और है, 4-5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया, लेकिन आज वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो कर सकते हो। बताओ मुझे राशि कितनी है 500 रुपये, और महीना कितना है 6 माह। ठीक है, देखो यहाँ पर दर कितनी है इसकी 8%, 6 माह, और समय कितना है 6 माह। या तो इनको साल में बदल दो, मुझे बताओ 6 महीने में 8% होगा तो साल में कितना आएगा 16% ब्याज मिलेगा, और 6 महीना है तो साल बदलो इसकी 6/12 साल हो गई। अब आपको पता है कि मूलधन कितना है 500 रुपये, तो इस हिसाब से भी कर सकते हो 500 16 6/12 इंटू 1/100, 20 से 20 काट दो। कैसे काटोगे आप 2 से काट दो, ये 8 बार कटेगा, ये 6 बार, ये कट जाएगा, तो 8 कितना जाएगा 40 रुपये आपका आंसर है। ऐसे भी आप इनको कर सकते हो साल में कन्वर्ट करके, और एक तरीका मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, आपने पढ़ भी रखा है। ठीक है, और भी देखते हैं 3-4 क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर, हमें नहीं मालूम वो धनराशि कितनी है, और क्वेश्चन ने बोला है कि वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 5% वार्षिक, ये 5% वार्षिक है दर से, कितने साल का 1 साल का। ब्याज जो है ना ब्याज वो कितना बता रखा है 1 रुपये प्रतिदिन, 1 रुपये प्रतिदिन। अब आप मुझे यहीं से सेट करना, 1 रुपये प्रतिदिन का क्या मतलब है, डेली का 1 रुपये ब्याज देगा तो साल में कितना ब्याज दिया होगा 365 रुपये का ब्याज दिया होगा, और इन दोनों के अकॉर्डिंग कितना ब्याज दे रहा है 5%, तो 5% किसके बराबर है 365। ये साल में है तो साल भर का ब्याज निकाल दो भाई, वो 1 दिन का दे रखा है, साल का कितना आएगा 365, साधारण वर्ष काम में लेना हमेशा, तो 365 इधर आएगा, 5 नीचे आएगा, 100 ऊपर आएगा, 73 बार कटेगा, और कितना आंसर आ जाएगा आपका 7300 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 16 से 2/3% की दर से, हमें उस धनराशि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, और हमने क्या किया 16 से 2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया साल भर के लिए, मतलब 1 साल के लिए। लेकिन इसका जो ब्याज है ना वो क्वेश्चन ने कितना बता रखा है, ब्याज बता रखा है क्वेश्चन ने 5 दिन में कितने रुपए 2 रुपए, 5 दिन में कितना रुपए 2 रुपए। तो मुझे बताओ साल भर का चाहिए तो 1 दिन का ब्याज कितना आएगा 2/5 रुपए, और अगर 365 दिन का चाहिए 1 साल का तो 2/5 इंटू 365, इतना ब्याज है, इतना रुपए का ब्याज है। काट दो उसको, 5 से कटेगा ही 73 बार, कितना आएगा 146 रुपए का ब्याज है। अब यहां से क्वेश्चन को सेट करेंगे हम, अब आपको मेंटली प्रैक्टिस करनी है। बताओ 16 से 2/3 को गुणा करके इसके बराबर करेंगे, परसेंट मैचिंग करेंगे, दिक्कत आएगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ना
इसका मतलब होता है 16 से 2/3 का 1/6। तो इसका मतलब गुणा करते कितना आएगा 1/6। और आपको पता है ये तो किसको दर्शाता है, ये मूलधन को दर्शाएगा, और ये किसको दर्शाता है, ब्याज को। लेकिन यहां से हम देखें तो ये तो मूलधन और ये ब्याज, तो मूलधन तो कितना है 6, ब्याज कितना है 1, और 1 का मान क्वेश्चन ने कितना दिया है 146 दे रखा है। अब आपको इसको गुणा कर दो 146 से, तो बताओ कितना आएगा, 6 का 36 का 6 असल की 3, 24 और 3 7, 876 आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन डेट वाले क्वेश्चन हो रहे हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके ये हैं, 45 रुपए का 8% वार्षिक दर से 5 जनवरी 2001 से 31 मई 2001 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि आपको दोनों दिनों को शामिल करना है, तो एक ही दिन शामिल करना है, लास्ट वाला है। तो मुझे बताओ 5 जनवरी और 31 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के अंदर 31 मई है तो 31 का होता है 31, अप्रैल 30 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का, फरवरी 2001 में 4 का भाग नहीं जाता, 28 की आएगी, ये जनवरी 26 की, क्योंकि हमने 5 को शामिल नहीं किया तो टोटल में से 5 हटा दिया। अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए 146 दिन। ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, मूलधन समय दर बटा 100। 146 जो दिन है समय में चेंज किया, साल में 365 का भाग लगा दिया, काट दो इसको आप, 5 से काटोगे 73 बार कटेगा, और ये 9 बार कटेगा, और 73 से ये 2 बार कट जाएगा, 9 8 72 दूनी 144 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो 7300 रुपये पर 5% की दर से 11 मई और 10 सितंबर, और क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों दिनों को शामिल करना है, तो यहाँ पर 11 मई से 10 सितंबर है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दोनों दिनों को शामिल करना है। तो यहाँ पर टोटल में से कितना घटाओगे आप, 10 घटाओगे, 31 में 10 घटाओगे 21, क्यों भाई, दोनों को शामिल करना है, 10 भी शामिल होगा और यहाँ पर 11 तारीख का ब्याज भी शामिल होगा। तो जैसे करेंगे तो 130 दिन आएंगे यहाँ पर। अब फॉर्मूला लगा दो आप, 7300 इंटू 5 इंटू 123 बटा 365 इंटू 100, 20 गया, 73 से 5 बार, 5 से 5, 123 रुपए का आपका ब्याज आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या कर लेंगे, एक तो किस्त वाले क्वेश्चन और एक गांव के अंदर क्या ब्याज लगता है वो फॉर्मेट और देख लेंगे, फिर हमारे कंप्लीटली पूरे चैप्टर खत्म है। आप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी से फील होगा। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन का बहुत अच्छी साधारण ब्याज करवा दिया है। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो यकीन मानिएगा, एसएससी, रेलवे, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम, पटवार, रीट, कोई सी भी एग्जाम ले लो आप, इंडिया के अंदर वनडे कोई सी भी कम्पिटेटिव एग्जाम लगती हो, सभी में अगर इस चैप्टर का उपयोग, ये चैप्टर है तो मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन करवा दिए, आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, कतई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट डे, थैंक यू।